नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार पंडोरा पेपर लीक मामले की जांच सीबीडीटी अध्यक्ष की अगुवाई में बहु एजेंसी समूह से कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ में 3 दिन के अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में 91 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की गई। स्वस्थ होने की दर 97.89% हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, पहली बार दक्षिण एशिया में मेक इन इंडिया ड्रोन से कोविड टीके को पहुंचाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र में नई स्वदेशी तकनीक का विकास समय की मांग है। सरकार ने अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाई। कर्नाटक सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में 2023 तक एकीकृत कृषि की शुरुआत के लिए 7,234 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से डेविड जूलियस और आदम पेटापोटियन को तापमान और स्पर्श रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया जाएगा। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज 2 कांस्य पदक जीते और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मैच में दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं लवली निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि पेंडोरा पेपर लीक मामलों की जांच की जाएगी और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में पेंडोरा पेपर्स के नाम से बताए जा रहे पेंडोरा पेपर्स के मामलों की बहु एजेंसी समूह द्वारा निगरानी की जाएगी। इस समूह की अध्यक्षता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड करेगा। इसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय खुफिया एकक के प्रतिनिधि होंगे। मंत्रालय ने कहा है कि इन मामलों में प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के मद्देनजर सरकार संबंधित करदाताओं और कंपनियों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए विदेशी कार्य अधिकार के साथ सक्रिय रूप से संपर्क करेगी। भारत सरकार उस अंतर सरकार समूह में शामिल है जो ऐसे लीक मामलों से संबंधित कर जोखिम के प्रभावी समाधान से सहयोग और अनुभव साझा करना सुनिश्चित करेगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में अब तक कुछ भारतीयों के नाम सामने आए हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जर्नलिस्ट वेबसाइट के अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ ने हालांकि अभी नाम और कंपनियों के अन्य विवरण जारी नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप नामक 3 दिन के अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कॉन्क्लेव के अलावा इस विषय पर सम्मेलन और प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री के आगमन से जुड़ी जानकारियां देते हुए प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल जी ने कहा कि इस अवसर पर 75 बेहतरीन भवन निर्माण की तकनीक प्रदर्शित की जाएंगी। देश भर के सभी राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों के इस 3 दिवसीय कॉन्क्लेव में पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, जहां प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शहरी विकास की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल चाबी प्रदान करेंगे। इसके अलावा वो चुनिंदा 5 लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। गोपाल जी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर 75 इलेक्ट्रिक बसों को
हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो प्रदेश के विभिन्न स्मार्ट शहरों में चलेंगी। 10 स्मार्ट शहरों की 75 सफलता की कहानियों को प्रस्तुत करती कॉफी टेबल बुक का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश में 91 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जाने के साथ ही राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में एक और बड़ी उपलब्धि बताया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में वयस्कों की लगभग 70% आबादी को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार मजबूत राष्ट्र, तेज टीकाकरण के मंत्र पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कोविड महामारी के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर रहा है। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी की भागीदारी पर बल दिया। देश में 20,000 से अधिक नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में 2,64,458 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है, जो 200 दिनों में सबसे कम संख्या है। स्वस्थ होने की दर 97.89% हो गई है, जो पिछले मार्च से अब तक सबसे अधिक है। कल 26,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। अब तक 3,31,21,247 रोगी ठीक हो चुके हैं। देश में कल 180 लोगों की मौत हुई है। इसे मिलाकर इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 4,48,997 हो गई है। देश में अब तक 57 करोड़ 42 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र में आईसीएमआर ड्रोन रिस्पांस आई-ड्रोन पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर में अंतिम छोर तक वैक्सीन पहुंचाना सुनिश्चित करना है। ये आवश्यक दवाओं और वैक्सीन पहुंचाने का एक मॉडल है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को जीवन रक्षक वैक्सीन पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सकेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ड्रोन से मणिपुर में बिष्णुपुर जिला अस्पताल से लोकटक लेक और करांग द्वीप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन लगाने के लिए 12 से 15 मिनट में 15 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकेगी। एक ड्रोन का उपयोग से पहली बार वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर से उठा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर कारंट तक पहुंचाया गया। आज पहली बार देश में और साउथ एशिया में ड्रोन का कॉमर्शियल यूज हुआ है। अगले दिनों में देश में नहीं केवल वैक्सीन पहुंचाने के लिए, लेकिन शुरुआत वैक्सीन से हुई है। अगले दिनों में उसका कई उपयोग है। दूर सुदूर इलाके में, गांव से पहाड़ तक, खेतों से जंगल तक, मैदानों से लेके आइलैंड तक और फर्टिलाइजर से लेके हम वैक्सीनेशन तक उसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। ये हमने प्रत्यक्ष देखा। श्री मांडविया ने आशा व्यक्त की कि इस नई पहल से कोविड के टीकाकरण के अधिकतम संभव कवरेज हासिल करने में सरकार को अधिक मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि हाल ही में ड्रोन आधारित पहुंच परियोजना को मणिपुर और नागालैंड तथा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए अनुमति दी गई है। आज से भारत आने वाले ब्रिटेन के सभी नागरिकों को 10 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। भारत ने अपने नागरिकों के ब्रिटेन में क्वारंटीन में रखे जाने के फैसले के जवाब में ऐसा किया है। ब्रिटेन ने अपने यहां पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों, जिन्होंने कोविशील्ड के दोनों टीके ले लिए हैं, उन्हें भी क्वारंटीन में रखने के ब्रिटेन के नए नियमों से आहत होकर भारत ने ये फैसला किया है। सूत्रों ने बताया है कि ब्रिटेन के नागरिकों को यात्रा शुरू करने से पहले और भारत में एयरपोर्ट पर पहुंचने के 72 घंटे के अंदर आरटी-पीसीआर जांच कराना अनिवार्य होगा। सूत्रों के अनुसार भारत पहुंचने के 8 दिन के अंदर दूसरी बार आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना भी अनिवार्य होगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से कोरोना जागरूकता श्रृंखला में आज पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी कोरोना संक्रमण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1-880-115767 और टेलीफोन नंबर 011-233-14444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए नवीनतम हथियार उपलब्ध कराने और उनके आधुनिकीकरण की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
उन्होंने कहा कि वैश्विक सुरक्षा चिंताओं, सीमा विवादों और समुद्री मामलों ने विश्व को सेना के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान देने के लिए बाध्य किया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि युवा शक्ति देश के लिए आशा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने में सरकार को मदद दें। आज देश अगर नए नए सपने देखने का साहस कर रहा है तो वह दिन दूर नहीं जब देश और दुनिया की तस्वीर बदलने में इसकी अहम भूमिका होगी। हमारा युवा न केवल आज की जरूरतों बल्कि आने वाले कल की होप और एस्पिरेशन को भी पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां के युवा आने वाले समय में पूरी दुनिया को नई राह दिखाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत सरकार का विजन ये सुनिश्चित करना है कि उन्नत प्रौद्योगिकियां देश में विकसित की जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि ये न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने बल्कि देश के समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार ने उपऋण के लिए ऋण गारंटी योजना को अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने पिछले वर्ष 13 मई को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए उपऋण तनावग्रस्त संपत्ति कोष बनाने की घोषणा की थी। ये योजना संकटग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रवर्तकों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। संकटग्रस्त एमएसएमई इकाइयों की मदद के लिए सरकार ने पहले इस योजना को इस वर्ष 31 मार्च से 30 सितंबर तक 6 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया था। मंत्रालय ने कहा है कि योजना के हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को देखते हुए सरकार ने इसे और 6 महीने की अवधि के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है। ये योजना अब अगले वर्ष 31 मार्च तक जारी रहेगी। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वर्ष 2023 तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में एकीकृत कृषि की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार ने 7,234 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। आज बेंगलुर में राज्य के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी कि उन्होंने ये भी कहा कि इससे राज्य के किसानों को प्रधानमंत्री के लक्ष्य के अनुरूप अपनी आमदनी दोगुनी करने में मदद मिलेगी। इस वर्ष राज्य में 77,20,000 हेक्टेयर भूमि पर बुआई की जा चुकी है, जो खरीफ के मौसम के लिए तय 77 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य से अधिक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में कराने का फैसला किया है। अपर महानिदेशक कानून और व्यवस्था प्रशांत कुमार ने लखीमपुर में किसान नेताओं की उपस्थिति में ये घोषणा की। न्यायिक जांच पूरे प्रकरण की हाईकोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। इस बीच लखीमपुर जिले में कल हुई हिंसा के संबंध में तिकुनिका थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस हिंसक घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी। एफआईआर में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का भी नाम है। जिले में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आज किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। एहतियाती उपाय के तौर पर रेलवे ने लखीमपुर जिले से गुजरने वाली 3 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है। लखीमपुर खीरी को जाने को इच्छुक कई नेताओं, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और चंद्रशेखर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर जिले के लोगों को शांति बनाए रखने और घर पर रहने तथा अफवाहों पर ध्यान न देने की पहले ही अपील कर चुके हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार पंडोरा पेपर लीक मामले की जांच सीबीडीटी अध्यक्ष की अगुवाई में बहु एजेंसी समूह से कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ में 3 दिन के अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में 91 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की गई। स्वस्थ होने की दर 97.89% हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, पहली बार दक्षिण एशिया में मेक इन इंडिया ड्रोन से कोविड टीके को पहुंचाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र में नई स्वदेशी तकनीकी का विकास समय की मांग है। सरकार ने उप ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाई। कर्नाटक सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में 2023 तक एकीकृत कृषि की शुरुआत के लिए 7,234 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से डेविड जूलियस और आरएम पटापोटियन को तापमान और स्पर्श रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया। और एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज 2 कांस्य पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मैच में दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने अगले 25 वर्ष में भारत को फार्मा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के रोडमैप की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में आज आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता है और भारत को सही मायने में विश्व की फार्मेसी कहा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत विश्व के अनेक देशों को जेनेरिक दवाओं का निर्यात भी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की देश में फार्मा उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उनके पाठ्यक्रम और अनुसंधान को उद्योगों की आवश्यकता के साथ जोड़ा जाना चाहिए। श्री मांडविया ने कहा कि उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नवाचार आधारित समाधान प्रदान करना चाहिए। श्री मांडविया ने कहा कि रिकॉर्ड समय में कोविड वैक्सीन का विकास कर भारत ने ये दिखा दिया है कि यहाँ प्रतिभा और जनशक्ति की कोई कमी नहीं है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इसी संघर्ष की झलक। मांडवी मां जन्म लई जन राष्ट्र प्रेम निभावियो, मांडवी मां जन्म लई जन राष्ट्र प्रेम निभावियो, अरे भानुशाली ना सपूते इनकलाब जगावियो। आज प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती है। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात की कच्छ रियासत के मांडवी शहर में हुआ था। मुंबई से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद श्याम जी पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड चले गए। सन 1881 में भारत के तत्कालीन गृह सचिव ने उन्हें ओरिएंटलिस्ट की बर्लिन कांग्रेस में देश की शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। वहाँ श्याम जी ने न सिर्फ संस्कृत पर पेपर पढ़ा बल्कि देशभक्ति की भावना से भरी संस्कृत कविता भी सुनाई। श्रोताओं की सहूलियत के लिए उन्होंने उस कविता का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत किया। सन 1885 में श्याम जी भारत लौट आए और बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी।
भारत में रहते समय वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से अत्यधिक प्रभावित हुए। तिलक से बेहतर संबंधों ने उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति प्रेरित करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद 1897 में वो फिर से इंग्लैंड पहुंच गए और लंदन में बस गए। श्याम जी ने सन 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश इंडिया में स्वशासन प्रोत्साहित करना था। सन 1905 में ही उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की बुनियाद रखी, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। वर्मा ने मासिक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का संपादन भी किया। आलोचना किए जाने के कारण अंग्रेज सरकार श्याम जी के विरुद्ध हो गई, तो वो 1907 में इंग्लैंड से पेरिस चले आए और वहां से आंदोलन जारी रखा। अंग्रेज अधिकारियों ने श्याम जी को प्रत्यर्पित करने के कई प्रयास किए, लेकिन श्याम जी ने फ्रांस में कई शक्तिशाली राजनेताओं का समर्थन जुटाकर उनके प्रयास विफल कर दिए। 1914 में वर्मा जिनेवा चले गए और बाकी जीवन वहीं बिताया। 30 मार्च 1930 को श्याम जी कृष्ण वर्मा का निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियां स्वतंत्रता के बाद मातृभूमि ले जाई जाएं। अगस्त 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्विट्जरलैंड गए, तो वो भारत के इस क्रांतिकारी की अस्थियां साथ लेकर आए। अस्थि मारा हिंद मां पधराव गई आस छे, हे अस्थि मारा हिंद मां पधराव गई आस छे। गुजरात ना यारास भगतोनो अमर इतिहास छे, वो अमर इतिहास छे। आज स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम शिवा की भी जयंती है। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 को मदुरै में हुआ था। अंग्रेजी राज के दौरान उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। राजद्रोह के आरोप में जेल भेजे जाने वाले वे मद्रास के पहले व्यक्ति थे। शिवा तिलक युग के महानतम राष्ट्रवादियों में से एक रहे। उन्होंने धर्म परिपालना समाज की स्थापना की और अनेक युवाओं को स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसके कारण उन्हें अंग्रेजों ने 1908 में 6 साल की जेल की सजा दी। मासिक पत्रिका ज्ञान भानु के माध्यम से शिवा ने जेल से भी स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। 23 जुलाई 1925 को शिवा ने इस संसार को अलविदा कह दिया। आज ही स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी तिरुप्पुर कुमरन की भी जयंती है। उनका जन्म 4 अक्टूबर सन 1904 को चेन्नईमलई में हुआ था। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर वो भी आजादी के लिए हो रहे प्रदर्शनों में भाग लेने लगे। इसके साथ ही कुमरन स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए और शीघ्र ही उन्होंने देशबंधु यूथ एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसमें तमिलनाडु और आसपास के वो नौजवान शामिल होते गए जिनमें आजादी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। 1932 में बम्बई में एक प्रदर्शन के दौरान जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो इसके विरोध में दंगे भड़क उठे। बापू की गिरफ्तारी के विरुद्ध देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उस दौरान लोग सम्मान और विद्रोह के प्रतीक स्वरूप तिरंगा ध्वज लेकर चलते थे। तब उस झंडे पर पाबंदी लगी हुई थी। और ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, लेकिन कुमरन डटे रहे। पुलिस ने कुमरन से धक्का मुक्की की, जिसमें वो जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने झंडा जमीन पर गिरने नहीं दिया। गंभीर चोट के कारण 27 वर्ष का ये युवा स्वाधीनता सेनानी 11 जनवरी 1932 को हमसे बिछुड़ गया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित कर रहा है। आज की कड़ी का विषय है युवा शक्ति खेल से स्टार्टअप तक।
यह कार्यक्रम भारत को विश्व गुरु बनाने के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और समर्पण पर आधारित है। इस विशेष कार्यक्रम का प्रसारण रात 9:15 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर जनसेवा के 2 दशक पूरा होने के उपलक्ष्य में 7 अक्टूबर को कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। श्री मोदी ने 2001 में इसी दिन गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। पार्टी कार्यकर्ता इस दिन नदियों की सफाई करने और प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में जानकारी देने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में नदियों की सफाई योजना का हिस्सा होगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 59,299 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,691 दर्ज हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 74 रुपए 31 पैसे पर बंद हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 45,539 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 59,203 रुपए प्रति किलो पर आ गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल के दाम $79.48 प्रति बैरल के आसपास रहे। मेडिसिन के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार अमेरिका के वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आर्डेम पैटापोटियन को तापमान और स्पर्श रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया जाएगा। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि किस प्रकार हमारे शरीर संवेदना को स्नायु तंत्र में इलेक्ट्रिकल संदेश में बदल देते हैं। इनके इस अनुसंधान से दर्द का उपचार करने के नए तरीकों का पता लग सकेगा। दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की पुरुष टीम ने आज 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। डबल्स में हरमीत देसाई और मानव ठक्कर तथा शरद कमल और जी साथियान ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। इस चैंपियनशिप में भारत ने अब तक कुल 3 पदक हासिल कर लिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने ताजा समाचार मिलने तक 9 ओवर में 4 विकेट पर 62 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि कोलकाता में 1-2 बार गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने तथा मध्यम बारिश के आसार हैं, जबकि चेन्नई में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। उत्तर भारत में श्रीनगर में आमतौर पर आसमान रहेगा साफ, लेकिन शाम के समय कहीं कहीं बादल नजर आएंगे। जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र को देखें तो गुवाहाटी, शिलोंग, आइजॉल, ईटानगर और अगरतला में बादल छाए रहने तथा 1-2 बार गरज के साथ बारिश के आसार बन रहे हैं, जबकि इम्फाल, कोहिमा और गंगटोक में बौछारें पड़ सकती हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा, कृष्णात्रे। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्रमुख खादी बिक्री केंद्र पर गांधी जयंती के अवसर पर कुल बिक्री एक बार फिर 1 करोड़ रुपए से अधिक रही। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुसार 2 अक्टूबर को खादी उत्पादों की कुल बिक्री लगभग 1 करोड़ 2 लाख रुपए की रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार पंडोरा पेपर लीक मामले की जांच सीबीडीटी अध्यक्ष की अगुवाई में बहु एजेंसी समूह से कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ में 3 दिन के अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में 91 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की गई। स्वस्थ होने की दर 97.89% हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, पहली बार दक्षिण एशिया में मेक इन इंडिया ड्रोन से कोविड टीके को पहुंचाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र में नई स्वदेशी तकनीक का विकास समय की मांग है। सरकार ने उपऋण के लिए ऋण गारंटी योजना अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाई। कर्नाटक सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में 2023 तक एकीकृत कृषि की शुरुआत के लिए 7,234 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से डेविड जूलियस और आर्डेम पैटापोटियन को दिया। तापमान और स्पर्श रिसेप्टर की खोज के लिए दिया जाएगा। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज 2 कांस्य पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मैच में दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।